नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एशिया की बागाती कृषि का अध्ययन करेंगे। बागाती कृषि आधुनिक विश्व की सबसे विकसित कृषि पद्धति है। बागाती कृषि का हम जैसे कि जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसके द्वारा फसलों को बगीचों के रूप में बोया जाता है, उनसे उत्पादन लिया जाता है, वैज्ञानिक पद्धतियाँ इसमें अप्लाई की जाती हैं, उपयोग में ली जाती हैं। इस कृषि का विकास मानसून एशिया में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हुआ है। इसका जो मेजर रूप से 20वीं शताब्दी में हुआ है, परंतु इस कृषि का वास्तविक विकसित रूप दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में दृष्टिगोचर होता है। यह पूर्णतः व्यापारिक कृषि का ही एक विकसित रूप है, जिसमें एक बार पौध लगाकर अनेक वर्षों तक कृषि उत्पादन प्राप्त किया जाता है। हम जानते हैं कि इसको पेड़ों को तैयार होने में भी टाइम लगता है। एक बार हम लगा देते हैं और लंबे समय से तक उसका उत्पादन लिया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिनका बाजार मूल्य अच्छा होता है, जिसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उन फसलों को हम बागानों में उत्पन्न करते हैं। बागाती कृषि की मुख्य फसलें रबड़, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, नारियल आदि प्रमुख हैं। हम रबड़ भी पढ़ चुके हैं, गन्ना भी हमने पढ़ा है, चाय भी हमने पढ़ा है, कहवा भी हमने पढ़ा है और नारियल। इसको अन्य जो खाद्यान्न फसलों में, व्यापारिक फसलों में, इनका हमने ऊपर अन्य दूसरे वीडियो में अध्ययन किया है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। बागाती खेती इन तीनों इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में सबसे अधिक की जाती है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप बागाती खेती का उत्तम उदाहरण है। यहाँ पर बड़े बड़े कृषि फार्मों पर रबड़ तथा गन्ना के बागान पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़ की कृषि को बहुत विकास हुआ है। यहाँ पर सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की समस्या भारत और चीन से आयात करके दूर कर दी जाती है, क्योंकि बागाती खेती के लिए हमें सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर ये श्रमिक भारत और श्रीलंका से यहाँ से मिल जाते हैं या चीन से मिल जाते हैं। फिलीपींस में नारियल की खेती का अत्यधिक विकास हुआ है और आज फिलीपींस विश्व का सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है। नारियल की दृष्टि से फिलीपींस सबसे विकसित देश है। इंडोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपींस के अलावा इस प्रकार की बागाती खेती भारत, हिंद चीन, लाओस, कंबोडिया, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिण वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार एवं दक्षिण चीन में की जाती है। बागाती कृषि बड़े बड़े फार्मों में की जाती है, लेकिन एक फार्म पर 1 या 2 खोज का उत्पादन सामान्य हो गया है। हम जानते हैं कि स्पेशलाइजेशन हर चीज़ का, कि जैसे किसी एक फसल का एक बाग, जैसे हम चाय का बात करें, चाहे नारियल का है, लेकिन उसमें भी कैटेगराइज करके कि उसमें 1 से 2 फसल भी ली जा सकती हैं, या एक बगीचे में 2 तरह के पेड़ पौधे मिल सकते हैं। यद्यपि बागाती कृषि की फसलों का उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण चीन एवं ताइवान में किया जाता है। ये सारे जो देश हैं, इनमें बागाती खेती अधिक की जाती है। परंतु इंडोनेशिया एशिया का 50% कहवा, कॉफ़ी, मलेशिया विश्व का 48% रबड़, ये बागाती के फसलों के वो हैं। तो ये इंडोनेशिया कॉफ़ी में, मलेशिया रबड़ में, फिलीपींस विश्व का 40% नारियल फिलीपींस में नारियल के लिए उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा चाय के उत्पादन में इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड एवं कंबोडिया महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। चाय की भूमि की दक्षिण चीन रहा है। इंडोनेशिया गरम मसालों के उत्पादन में विगत 50 वर्षों से सबसे अधिक विकास कर गया है। बागाती खेती
कि फसलों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व अधिक बढ़ गया है, क्योंकि चाय, कहवा, चीनी की मांग विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यातायात के साधनों में तीव्रता होने इसके वाले विकास के साथ साथ रबड़ की मांग भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि रबड़ का जो उपयोग है टायरों में किया जाता है। यद्यपि कृत्रिम रबड़ बाजार में आ जाने के कारण रबड़ के बागानों पर प्रभाव अवश्य पड़ा है। सिंथेटिक रबड़ बनाने से इसके उस पर पड़ा है, लेकिन जो नेचुरल है उसका उत्पादन भी आवश्यक होता है, परंतु ये अधिक प्रभावशाली नहीं है। नारियल की गिरी, नारियल के तेल की बढ़ती मांग ने फिलीपींस के नारियल उत्पादन में वृद्धि की है। नारियल के जो विभिन्न उपयोग हैं तेल में, खाने में, तो इससे इसका भी तेज़ी से विकास हुआ है। सामान्य रूप से बागाती खेती में अभी विकास की भावी संभावनाएं हैं। अभी और भी इनके, चाहे वो चाय का है, चाहे वो नारियल का है, चाहे वो कॉफ़ी का है, तो इनके और भी इसके विकास की पूरी संभावनाएं पूर्ण उसमें डेवलप नहीं हुई। इसी कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के अलावा इस प्रकार की कृषि का विकास मानसून एशिया के अन्य देशों में बड़ी तीव्रता से हो रहा है, जिससे आधुनिक कृषि पद्धतियों का उपयोग सहयोग दे रहा है। नई नई जो तकनीकों के साथ में बागाती खेती की जा रही है, उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और निर्यात किया करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। इन जो सभी उनको हम दूसरे जो वीडियो हैं उनकी चाहे क्या आपको भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है, किन किन देशों में उत्पादन, उसको हमने रबड़ को भी अलग से पढ़ा है, कॉफ़ी को भी पढ़ा है, चाय को भी पढ़ा है, तो इनका हमने डिटेल दूसरे वीडियो में हम कर चुके हैं। लेकिन इनको उन फसलों के साथ साथ में बागानों के रूप में इसको तैयार करते हैं, तो इसको हम दूसरे उसमें बागाती खेती के रूप में भी अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन बागाती खेती का आता है तो इसमें ये सारी फसलें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। और यदि स्पेशल आता है कि आमतौर पर जो कि आपके किसी फसल के, जैसे चाय है, चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं और उसके उत्पादन क्षेत्र, निर्यात वगैरह, तो ये स्पेशल। लेकिन जब बागाती खेती के नाम से यदि क्वेश्चन आता है तो इसमें सारी, चाहे वो चाय है, रबड़ है, नारियल है, ये आपके कॉफ़ी है, क्योंकि ये बागानों में उत्पन्न की जाती हैं, तो इसको इस कैटेगरी में रख के इनको अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एशिया में जो कृषि की जाती है उसके ओवरऑल जो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कौन कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है और ये किस प्रकार से मानव विकास के लिए सहयोग करती है। एशिया महाद्वीप में कृषि का महत्व प्राचीन काल से रहा है, क्योंकि यहीं से कृषि का प्रारंभ हुआ है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पर निवास करती है। प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी एशिया महाद्वीप से हुआ है, तो यहाँ सबसे प्राचीनतम समय से कृषि की जाती है। संसार की लगभग 60% जनसंख्या इसी महाद्वीप में निवास करती है। कृषि मानव के लिए आदिकाल से जीवन का आधार रहा है। पहले एकत्रण के बाद में धीरे धीरे जो लाभदायक जो पेड़ पौधे थे उसको मनुष्य ने उनकी खेती करना, उसको पालना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य की लगभग सभी आवश्यकताएं कृषि द्वारा पूर्ण होती हैं। वर्तमान में एशिया महाद्वीप की कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग 92 करोड़ हेक्टेयर है और 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। एशिया में एक कृषक के पास लगभग 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि है, ये औसत है। यदि हम टोटल उसमें भाग दे दें तो इसका कृषि योग्य भूमि में जनसंख्या का, कृषि किसानों का, तो ये आपके पास में कृषि योग्य कृषक के पास भूमि प्राप्त हो जाती है। एशिया में कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या का लगभग 74% भाग थाईलैंड और श्रीलंका में है, सबसे ज़्यादा है। बाकी ऑल एवरेज 70 से लेकर 60% सभी एशिया के देशों में जो जनसंख्या कृषि कार्य करती है। इस महाद्वीप में लगभग सभी फसलें उत्पादित की जाती हैं। जो भी खाद्यान्न की फसलें हैं, चाहे व्यापारिक फसलें, मसाले हैं, करीब करीब सभी फसलें यहाँ पर इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन है, उष्ण से लेकर शीत तक, क्योंकि एशिया एक विशाल महाद्वीप है, तो यहाँ पर सभी प्रकार की जलवायु परिस्थिति होने के कारण से करीब करीब सभी फसलें यहाँ पर पैदा की जाती हैं। यहाँ खाद्यान्न और व्यापारिक फसलें बहुतायत से उत्पादित की जाती हैं। खाद्यान्न से लेकर व्यापारिक फसलें या बागाती फसलें इस क्षेत्र में, एशिया महाद्वीप में ली जाती हैं। खाद्यान्न फसलों द्वारा भोजन की प्राप्ति होती है। संसार की लगभग 50% खाद्यान्न फसल भूमि एशिया में स्थित है,
जितना भी खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं उसका 50% एरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, पाया जाता है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा हैं जो एशिया में पैदा की जाती हैं। चावल उष्णार्द्र जलवायु प्रदेश की फसल है। इसकी कृषि मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक चावल चीन में उत्पादित किया जाता है, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। भारत का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, अर्थात चावल दक्षिण पूर्वी एशिया में उत्पादित होता है। गेहूँ पूर्ण संतुलित भोज्य पदार्थ माना जाता है। इसे एशिया की 20% जनसंख्या भोजन के रूप में काम में लेती है। एशिया में चीन प्रथम गेहूँ उत्पादक देश है। मक्का एशिया की ग्रामीण एवं गरीब जनसंख्या का खाद्यान्न है। ये पशुओं को भी खिलाई जाती है। एशिया में ज्वार बाजरा एशिया में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है। भारत और चीन में कुल ज्वार बाजरे का 78% उत्पादन होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि खाद्यान्न फसलों के लिए एशिया अनुकूल भौगोलिक दशाओं से संपन्न है। व्यापारिक फसलों का उत्पादन एशिया में 20वीं शताब्दी से हो रहा है। इन फसलों में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। हम जानते हैं कि व्यापारिक फसलें जिसके द्वारा व्यापार करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। व्यापारिक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, जूट, रबड़, तंबाकू, खजूर और मसाले आते हैं। इन्हें बागायती कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चाय उत्पादन में चीन और भारत प्रमुख देश है। कहवा सर्वाधिक वियतनाम में होता है। गन्ना मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया देशों में उत्पादित होता है। कपास से रुई प्राप्त होती है जिससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। संपूर्ण संसार की 35% कपास एशिया महाद्वीप उत्पादित करता है। जूट द्वारा बोरे, टाट, सूतली, दरियाँ, गलीचे, कंबल बनाए जाते हैं। संसार का सर्वाधिक जूट भारत उत्पादित करता है। रबड़ संसार का प्रमुख लचीला पदार्थ है। ये वृक्षों के दूध से तैयार किया जाता है। रबड़ मलेशिया में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक उत्पादित होता है। इस प्रकार एशिया में तंबाकू, खजूर, मसाले भी उत्पादित होते हैं। इंडोनेशिया संसार का सर्वाधिक काली मिर्च, लौंग, इलायची तथा जायफल उत्पन्न करता है। भारत की इलायची विश्व प्रसिद्ध है। बागायती कृषि एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक होती है। तो ये इस वीडियो में हमने बागायती कृषि जिसकी फसल बागान लगाकर प्राप्त की जाती है उसको बागायती कृषि कहते हैं। और इसमें आपके चाय, कॉफ़ी, नारियल और आपके मसाले इत्यादि आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बागायती कृषि का अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। और इसके साथ ही आपका जो एशिया की जो फसलें हैं, जो चाहे खाद्यान्न फसलें हैं, चाहे व्यापारिक फसलें हैं, चाहे बागायती फसलें हैं, ये चैप्टर यहाँ पर आपका यहीं समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।